हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक हिंदू लड़के की बेरहमी से हत्या किए जाने पर पूरा इलाका उबल रहा है। हिंदू लड़के की हत्या से बहुसंख्यक वर्ग गुस्से में है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हिंदू लड़के की हत्या से तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बवाल और हिंसा की आशंका को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों तक यही बात पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसको कुछ ऐसा रूप हम ना दें जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचे। दरअसल भांदल का रहने वाला मनोहर 6 जून को अचानक से लापता हो गया था। 9 जून को उसका शव मिला था। शव कई टुकड़ों में कटा हुआ था। कुल्हाड़ी से शव के 7 टुकड़े किए गए थे और फिर हत्यारों ने शव के टुकड़ों को बोरी में भरकर एक नाले में पत्थरों के नीचे दबा दिया था। इस मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल आने से माहौल और बिगड़ गया है, क्योंकि पुलिस ने बताया कि मनोहर एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था, जो लड़की के घर वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे, इस कारण दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ा और मामला हत्या तक जा पहुंचा। हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। हमने 10 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है और मौके से सबूत और साक्ष्य जुटाए गए हैं। मनोहर की हत्या की खबर सामने आने के बाद से ही चंबा में तनाव फैला हुआ है। 9 जून से ही लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को लोगों का गुस्सा और भड़क गया। गुस्साई भीड़ आरोपियों के घर तक जा पहुंची और एक एक कर आरोपियों के 4 घर फूंक डाले। आरोपियों का मकान जलाए जाने के बाद से तनाव और बढ़ गया है। बहुसंख्यक वर्ग में मनोहर की हत्या को लेकर काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में शब्बीर, उसका चाचा मुसाफिर हुसैन और चाची फरीदा शामिल है। मनोहर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी हत्या से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की यूं बर्बर हत्या का सदमा परिवार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। और जवान बेटे की हत्या से मनोहर की मां बुरी तरह टूट गई हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे कांड होने नहीं चाहिए। मेरे तो बुरी हालत ने होता कि झीली मनोहरे बगैर पण दूसरी माई बहनी कोई ऐसे तड़फने नहीं चाहिए। बस ये फांसी चाहिए नहीं तने मनोहरे का तला जो। मनोहर के पिता भी उस जिहादी साजिश को याद कर सिहर जाते हैं। वो उस पल को भुला नहीं पा रहे जब उनका बेटा अचानक उनसे बिछड़ गया था। पता चला मेरे को तो फिर गया तोपा, मैंने ढूंढा। फिर मैं 20 बार को रिपोर्ट किया इधर थाने। फिर शुक्रवार को मेरे को डेड बॉडी मिली। उन्होंने फिर इस काम उन्होंने बोला कि हमें मारा। जिन लोगों ने मनोहर का 7 टुकड़ों में कत्लेआम कर दिया है, उनके साथ मनोहर के परिवार के अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही लोग उनके घर का चिराग बुझा देंगे। जिस बेरहमी से मनोहर की हत्या के बाद उसके शव के 7 टुकड़े किए गए, उसके बाद से ही हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में गुस्से की आग सुलगने लगी है। चंबा के लोग मनोहर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मृतक मनोहर के परिवार से मिलने के लिए सलोनी गांव जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चमेरा बांध के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद जयराम ठाकुर समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शांतिप्रिय ढंग से परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे और इतने दुख की घड़ी में भी सरकार हमें रोक रही है। सचमुच में बहुत पीड़ा है मन को इस सारी घटना से। जयराम ठाकुर इस मामले में एनआईए जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी एनआईए जांच के लिए मान गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें एनआईए जांच से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर एनआईए की चाहते हैं, सीबीआई चाहते हैं, हम सब प्रकार से खुले मन से विचार करने को तैयार हैं। क्योंकि हत्या का मामला लगातार सियासी रंग ले रहा है, इसलिए पुलिस और ज्यादा अलर्ट नजर आई। पुलिस को शक है कि अगर मामले में सियासत हुई तो माहौल और बिगड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा और सियासत दोनों तेज होती जा रही है। जब पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को मनोहर के घर वालों से मिलने से रोक दिया, तो उन्होंने वहीं पर लोगों को संबोधित किया और आगे की रणनीति बनाई। सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ बीजेपी ने 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिलों में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। जो लोग संदिग्ध थे उनको जो है रिमांड में डाल करके जिस तरह से लड़ना चाहिए था, उसमें सरकार जो है वो फेल हुई है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव जिंदल ने भी हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जिहादी साजिश की आशंका जताई। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया कि वो हिमाचल में किसी को अतीक अहमद नहीं बनने देंगे। दलित परिवार का वो युवक, उसकी जघन्य हत्या हो जाएगी और ऐसा तो शायद कोई कर नहीं सकता कि उसके जिस्म के, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और खाले नाले में डाल दिया जाए। मनोहर को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, तो वहीं परिवार के लिए मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया है। जयराम ठाकुर ने मनोहर के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में लगी आग के बाद वहां छात्र सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कल लगी आग के बाद छात्रों में गुस्सा और नाराजगी है। छात्रों ने आज सुबह सड़कों पर उतरकर कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी छात्र जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ है वहां जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर अग्निकांड का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विसेज, पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों के फायर ऑडिट करने का निर्देश देते हुए 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। चक्रवाती तूफान विपरजॉय गुजरात से गुजरकर अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। उदयपुर, जालौर और बाड़मेर समेत कई शहरों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें स्टैंड बाई पर रखी गई हैं। मुंबई में भी विपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। मुंबई के मरीन ड्राइव में हाई टाइड के बाद लोगों को समुद्र के करीब जाने से रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से $3 अरब में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। अब इस पर अंतिम फैसला सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति करेगी। लेकिन सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिनमें अमेरिका में बने प्रीडेटर ड्रोन का सौदा भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक गुरुवार को हुई। रक्षा मंत्रालय और सेना के उच्च अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अमेरिका से MQ-9BC गार्जियन ड्रोन खरीदने के सौदे पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी गई। इस सौदे को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि सूत्रों के मुताबिक इस सौदे का ऐलान अगले हफ्ते अमेरिका में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री 9 साल के कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा है, जिसमें प्रीडेटर ड्रोन के सौदे पर मोहर लगाना भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत अगर इस डील को सील करने में कामयाब हो जाता है तो वो सशस्त्र ड्रोन पाने वाला पहला गैर नेटो देश बन जाएगा। बताया जा रहा है कि सौदे में भारतीय नौसेना को 15 प्रीडेटर ड्रोन दिए जा सकते हैं, जिन्हें भारत अपनी सीमाओं के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भी तैनात कर सकता है। ऊंचाई से दुश्मन पर मिसाइल के जरिए सटीक निशाना साधने वाले प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से लेने के लिए भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन कई वजहों से ये डील हो नहीं पाई। लेकिन अब अगर भारत इस डील को करने में कामयाब हो गया तो चीन और पाकिस्तान की ओर से बढ़ते खतरों को कम किया जा सकेगा। भारत अमेरिका से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। इनमें से 15 नौसेना को, जबकि 8 ड्रोन सेना और वायुसेना को मिलेंगे। लिहाजा अमेरिका और भारत के बीच होने वाली इस ड्रोन की डील से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया अभी से विलाप करने लगा है। पाकिस्तान अमेरिका से अपने संबंधों की दुहाई देने लगा है। यही नहीं, पाकिस्तानी जानकारों का मामला है कि भारत इन ड्रोन्स को चीन से लगती सीमा के साथ LOC पर भी तैनात करेगा, जिससे उसे रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से परेशान है कि उसकी सरकार इस ड्रोन डील को लेकर अमेरिका से सवाल भी नहीं कर सकती, क्योंकि भारत अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान अमेरिका से दूर हो गया है। पाकिस्तान को चीन ने 370 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने और 20 घंटे तक हवा में रहने वाले सशस्त्र ड्रोन दिए हुए हैं, लेकिन अमेरिका में बने प्रीडेटर ड्रोन इनसे कहीं ज्यादा घातक हैं। तो शायद यही वजह भी है कि जापान, बेल्जियम, ब्रिटेन और कई दूसरे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कई देश इन्हें खरीदने के लिए अमेरिका से डील करना चाहते हैं। प्रीडेटर ड्रोन किसी भी मौसम में 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। प्रीडेटर ड्रोन में सेंसर और ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो आसानी से दुश्मन की पहचान कर लेते हैं। ड्रोन में लगी मिसाइल्स और बम की मदद से दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह भी किया जा सकता है। इस ड्रोन से निगरानी के साथ साथ आपदा राहत, खोज और बचाव कार्य को भी अंजाम दिया जा सकता है। 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की निगरानी भी इसी ड्रोन से की गई थी।
जबकि पिछली जुलाई में अफगानिस्तान के काबुल में इसी ड्रोन से अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को भी मार गिराया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। ये घटना उस वक्त हुई जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इंदौर पुलिस कमिश्नर को शहर में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कमिश्नर के न मिलने पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया और इंदौर के पलासिया चौक पर देर रात नारेबाजी करने लगे। ये प्रदर्शन एक बजरंग दल के कार्यकर्ता पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने और इंदौर में बढ़ती नाइट कल्चर के खिलाफ किया गया। चक्का जाम खुलवाने पहुंची पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भाजी। पुलिस की लाठीचार्ज में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं पुलिस महकमे का कहना है कि कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पहले समझाया गया, लेकिन जब वो रास्ते से नहीं हटे तो लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के द्वारा उनको बार बार समझाइश दी गई और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कर बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होगा। इंदौर पुलिस की दलील है कि बजरंग दल ने प्रदर्शन की कोई जानकारी पहले से नहीं दी थी और उनके चक्का जाम से लोगों को परेशानी हो रही थी और इसीलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन अब ये मामला सड़क से उठकर सियासी गलियों तक पहुंच गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच के आदेश दिए हैं। एडीजी स्तर का अधिकारी भोपाल से जाकर के वहां पर सारे पहलुओं की जांच करेगा और वहां जो इंचार्ज टीआई थानेदार हैं उन्हें तत्काल लाइन अटैच कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब कर्नाटक में बजरंग दल पर कार्रवाई की बात की गई तो बीजेपी ने उसे बजरंगबली का अपमान बताया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो हुआ है उस पर बीजेपी का क्या कहना है। अगर गुंडे थे तो वहाँ पे बजरंगबली जी का अपमान क्यों माना, और अगर ये बजरंगबली के सही में अवतार थे तो इनको यहाँ पे गुंडों की तरह क्यों पीटा। बजरंग दल के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आ रहा है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फैसले का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जारी तकरार के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी 19 जून को दिल्ली आएंगे। इस दौरान मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। विपक्षी दलों की महाबैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। 23 जून को होने जा रही इस बैठक में 2024 चुनाव जीतने के लिए महागठबंधन पर चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से आज कुछ आतंकवादियों ने भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना सेना से हो गया, जिसके बाद आतंकवादियों को वही अंजाम हुआ जो हमेशा होता आया है। 5 आतंकी बेमौत मारे गए। बताया जा रहा है कि ये 5 पाकिस्तानी मूल के मिलिटेंट थे और इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश में थे। बीती रात को जब ये इनपुट सुरक्षा बलों को मिला तो एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया इस इलाके में और उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। एक मुठभेड़ शुरू हुई जो घंटों तक चली और उसके बाद 5 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली। आतंकियों के खिलाफ सेना का देर रात जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो सुबह तक जारी रहा। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही है, जिससे कुपवाड़ा का पहाड़ी इलाका थर्रा उठा। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकी अपने साथ हथियारों का एक बड़ा जखीरा लेकर आए थे। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने जानकारी दी कि आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 9 मैगजीन और 468 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 60 गोलियां भी बरामद हुई हैं। आतंकियों के पास से 6 ग्रेनेड और 2 खंजर भी मिले हैं। हथियारों के अलावा खुदाई करने वाला फावड़ा और लोहे की बाड़ काटने वाला कटर भी मिला है। साथ ही एक मोबाइल फोन, GPS ट्रैकर और सोलर चार्जर भी बरामद हुआ है। इसके अलावा आतंकवादियों के पास से खाने पीने का सामान और दवाइयां भी मिली हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये आतंकी 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमला करने के मंसूबे के साथ भारत में घुसे थे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले वहां अलग अलग जगहों पर बीते 2 दिनों में हुई हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई है। कल नामांकन के आखिरी दिन भी बंगाल में जमकर बमबाजी हुई।
जिसकी वजह से आज भी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तनाव देखा गया। बताया गया कि बीरभूम, आमोदपुर, दक्षिण 24 परगना के भंगोर और मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा की साजिश का अंदेशा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां बीरभूम इलाके में एक मकान से 20 से ज्यादा बम बरामद किए गए। सीआईडी के साथ बम निरोध दस्ते ने इन बमों को निष्क्रिय किया। बताया गया कि जिस मकान से ये बम मिले वो टीएमसी दफ्तर के ठीक पीछे था। वहीं बीरभूम में एक दूसरी जगह से भी 3 बम बरामद किए गए, जो एक डिब्बे में भरकर एक मकान में छिपाकर रखे गए थे। दक्षिण 24 परगना के भंगोर इलाके में भी हिंसा वाली जगह से कई बम बरामद किए गए। इन बमों को 7 बैग में भरकर वहां एक सुनसान जगह पर छिपा कर रखा गया था। मोटर बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया है और सामने जो मैदान है वहां पर अभी भी जो देसी बम है, जो लाइव बॉम्ब्स है, वो पड़े हैं। लेकिन सुबह से यहाँ पर आपको कोई भी पुलिस नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर पुलिस से पहुंचकर जो बम यहाँ पर अभी भी स्टोर किए गए थे उसे ना ही तो रिकवर किया है और ना ही डिफ्यूज किया है। बताया गया कि इनमें से कुछ बमों का इस्तेमाल एक दिन पहले हुई हिंसा में किया गया था, जिसकी वजह से इस हिंसा में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही वहां कई इलाकों में जमकर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। कई घरों और दुकानों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम दिखाई नहीं दिए। अभी भी कई ऐसे जगहों पर आपको दिखेगा जहां पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, बम फेंके गए और अभी भी यहां पर पुलिस का नामो निशान नहीं है। सुरक्षा के तौर पे यहां पर कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स को नहीं लिया गया है। इस हिंसा के दौरान वहां कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। गाड़ियां है उसे आग के हवाले कर दिया गया है। एक के बाद एक आपको लाइन से कई गाड़ियां दिखेगी जिसे आग के हवाले किया गया। ये पूरा इलाका जो है मॉब ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। बताया गया कि एक दिन पहले वहां हालात ऐसे थे कि भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। जिसके बाद आज हिंसा प्रभावित इलाकों का राज्यपाल सीवी आनंद ने दौरा किया। साथ ही अधिकारियों को कड़ाई से निपटने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने हिंसा के पीड़ितों से भी मुलाकात की। यहाँ पर राज्यपाल पहुँचे हैं, यहाँ पर जो अधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आखिरकार किस कदर यहाँ पर हिंसा हुई। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं राज्यपाल और जगहों पर जहाँ पर हिंसा हुई थी। राज्यपाल ने हिंसा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शैतान का खेल खत्म होना चाहिए। Those perpetrators of violence will be silenced in a permanent way under the constitution, under the law of the land. The peace-loving people of Bengal have a right to exercise their franchise, unmindful or unfearful of anybody else. This election should be resolved by the silent majority of the state and the lovers of democracy. राज्यपाल ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में मतदान से पहले सुरक्षा बलों की तैनाती करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात को पहले ही संभाला जा सके। इस बीच बीजेपी ने हिंसा को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। ये आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी और उनका हश्र क्या हुआ। बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और बीजेपी के उन उम्मीदवारों से दक्षिण 24 परगना में जाकर मुलाकात की जो इस हिंसा में घायल हुए थे। वहीं बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। সিপিএমের সবচেয়ে বড় দোষর আর বিজেপির বড় দোষর আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করবো তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन वोटिंग से पहले हुई हिंसा को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इटली में यूट्यूब वीडियो बनाने के दौरान एक बच्चे की जान चली गई। इटली की राजधानी रोम में एक यूट्यूब चैलेंज करने के दौरान एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी मां और बहन के साथ स्पोर्ट्स कार की सवारी कर रहा था जब उसकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। अमेरिका के कैंसस में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत और 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर नए सोलर पैनल लगाए गए हैं। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 5 घंटे की स्पेस वॉक पूरी कर इन नए सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया। नए सोलर पैनल्स पहले के मुकाबले 30% ज्यादा बिजली पैदा कर सकेंगे। मेक्सिको में भीषण गर्मी ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। मेक्सिको के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं सूखे का भी खतरा बना हुआ है। अब बात मणिपुर की करेंगे, जहां 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बीती रात उपद्रवियों ने इम्फाल में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर में आग लगा दी, जिससे उनके मकान का नीचे और पहली मंजिल का हिस्सा पूरी तरह से जल गया। बताया गया कि उपद्रवियों ने रात करीब 10 से 10:30 बजे के आसपास उनके घर पर पेट्रोल बमों से हमला बोल दिया, जिसे रोक पाने में वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी नाकाम साबित हुए। भारी तादाद में पहुंचे उपद्रवियों ने मकान तक जाने वाले सभी रास्तों को भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंच नहीं पाई। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने इससे 2 हफ्ते पहले भी राजकुमार रंजन के मकान पर हमला किया था। इससे पहले भी करीब 2 हफ्ते पहले कुछ उपद्रवी इस घर को टारगेट बनाया था। उस समय भी यहाँ पर हमला करने की कोशिश किया गया था, लेकिन उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान जो थे वो इसे बचा लिया था, लेकिन बीती रात को बचा नहीं पाया। बताया जा रहा है कि 3 मई से मणिपुर हिंसा में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी तादाद में लोग घायल हुए। बीते 2 दिनों में ही हुई ताजा हिंसा में 15 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 13 जून की रात हुई हिंसा में 9 लोगों की जान चली गई थी और 10 लोग घायल हुए थे। राज्य के दूसरे हिस्सों के अलावा इम्फाल में भी हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन के घर पर जब हमला हुआ तो वो अपने परिवार के साथ वहां नहीं थे। वहीं हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया था। उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी निशाना बनाया था, जो हमले के बाद पूरी तरह जली नजर आई। हर तरफ राख ही राख नजर आई। इस दौरान कुछ जगहों से उठती लपटों को वहां मौजूद लोग बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। आग से मकान के दरवाजे, खिड़कियां सब जलकर राख हो गए। मकान की ऊपरी मंजिल और छत भी पूरी तरह से जल गई। हर तरफ फैली राख में वहां पार्टी से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जले हुए जमीन पर बिखरे दिखाई दिए। घर के अंदर के कुछ हिस्सों से उठता धुआं भी साफ नजर आया, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि बीती रात वहां कितना बड़ा हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि पिछले 20 दिनों में मणिपुर के मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले का ये चौथा मामला है, जिसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। यही वजह रही कि जब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन के घर पर हमला हुआ तो सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन फिर भी वो मकान को बमबाजी से बचा नहीं पाए। पेट्रोल बम फेंका जा रहा था और लगातार ये सिचुएशन इतनी खराब बन चुकी थी कि यहाँ तक पहुंच गए उपद्रवी और एक के बाद एक गाड़ियों में जो यहाँ पे जो गाड़ी था वो गाड़ियों को भी आग लगा दिया गया और फिर उसके बाद घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इलाके के लोगों का आरोप है कि हिंसा पर मंत्री राजकुमार रंजन की चुप्पी हमले की वजह बनी। अपने संसदीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके पक्ष में ना कोई बयान दिया, ना वो मणिपुर में आए। वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ सुरक्षित है, इसीलिए उनका गुस्सा फूटा और इस तरह से फूटा कि उनका पूरा घर को आग के हवाले कर दिया गया है। जिस वक्त केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन के घर पर हमला हुआ वो केरल के कोच्चि में थे, जहां से उन्होंने इस हमले पर गहरी नाराजगी जताई। साथ ही ये दावा भी किया कि ये हमला उनके घर पर नहीं बल्कि उनके ऊपर किया गया है, जिसे रोक पाने में राज्य सरकार नाकाम रही। केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन ने हमले पर अफसोस जताते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से उन्होंने घर को बनाया था और लगातार राज्य में शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमला किया जाना बेहद दुखद है। I do not know why, for what reason they are attacking to me. There is no reason. In all the process, I am preparing to bring the peace, negotiating the central, my senior ministers and colleagues to bring the normalcy in the state. इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। This I would like to focus that the law and order condition in the state of Manipur is totally failure. The existing government could not maintain this. Despite the central government has sent a lot of the protection. मंत्री राजकुमार रंजन ने इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी देने का दावा किया। गुजरात में बिपरजॉय तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाएं और भारी बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कच्छ के गांधीधाम में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। ऐसा लग रहा था कि ये सड़क नहीं नदी हो। नेशनल हाईवे के आसपास के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। बारिश की वजह से आप देख सकते हैं पूरा जो जल जमाव है वो दिख रहा है। गांधीधाम रेलवे स्टेशन का ये जो इलाका है पूरा मार्केट है, आप जहां भी नजर करो वहां पर सिर्फ और सिर्फ भरा हुआ पानी दिख रहा है। बिपरजॉय तूफान की वजह से गुजरात में 3 हाईवे बंद करने पड़े हैं।
करीब 600 पेड़ और 5000 से ज्यादा बिजली के खंभे अलग अलग जिलों में उखड़ गए हैं। इनको रास्ते से हटाने का काम जारी है। बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान विपर्जॉय कल देर रात सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में केंद्रित था और अब ये राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान तूफान की गति धीमी हो सकती है। लेकिन उससे पहले विपर्जॉय तूफान ने गुजरात के जामनगर में जबरदस्त तबाही मचाई। जामनगर में जगह जगह सड़कों पर पेड़ गिरे दिखे, इससे कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें एक बुजुर्ग ऑटो वाला था और उसके ऊपर अचानक से पेड़ आकर के गिर गया और उसके बाद तुरंत एनडीआरएफ को और जो बाकी रेस्क्यू टीम है उसको जानकारी दी गई। महातूफान ने मांडवी की सूरत बदल दी। तेज हवाओं की वजह से पेड़, बिलबोर्ड सभी रास्ते पर धराशायी नजर आए। यहाँ पर कभी बच्चे आके खेला करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं और जितनी दुकानें थी वो पूरी तरह से टूट फूट गई हैं। नलिया में तेज हवाओं की वजह से पेट्रोल पंप को काफी नुकसान पहुंचा। जबरदस्त तैयारी और सावधानी की वजह से विपर्जॉय तूफान हार गया। अब एक तूफान की वजह से किसी शख्स की मौत की कोई खबर नहीं है। हालांकि 23 लोग घायल हुए हैं। जब तूफान द्वारका से टकराया तो वहां समुद्र किनारे की दुकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। समुद्र किनारे के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था, जिस वजह से लोगों की जान नहीं गई। जो तैयारी हुई थी तो तैयारी के हिसाब से पूरा प्लान प्रशासन का सक्सेस रहा है। तूफान से निपटने के लिए सेना, नौसेना और एनडीआरएफ ने युद्ध स्तर पर काम किया। गुजरात पुलिस, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसडीआरएफ, पीटीएफ सभी टीमों ने साथ में मिलकर ग्राउंड जीरो पे ऑन द स्पॉट मोमेंट पे कामगिरी की। अब जबकि गुजरात में तूफान कमजोर पड़ चुका है तो तूफान प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। युद्ध स्तर पर पहले की तरह यथास्थिति करने की कोशिश फिलहाल शुरू हो चुकी है। खासतौर पर बिजली व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिशें जारी हैं। तूफान की वजह से करीब 1000 गांवों में बिजली सप्लाई बाधित हुई है। गुजरात में तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान विपर्जॉय धीरे धीरे कमजोर पड़ चुका है। बेहद खतरनाक श्रेणी का चक्रवात विपर्जॉय अब खतरनाक रह गया है। गुरुवार रात चक्रवात विपर्जॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के नजदीक दस्तक दी थी। गुजरात पहुंचने के बाद इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा। तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं हुई हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से करीब 1000 गांवों में बिजली सेवा भी ठप हो गई। बाढ़ और रास्ते बंद होने से 4600 ग्रामीण इलाकों से संपर्क टूट गया। एहतियात के तौर पर तूफान से पहले ही करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया था। गुजरात में नुकसान पहुंचाने के बाद अब विपर्जॉय तूफान राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। तूफान के असर से दक्षिण राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 18 जून तक विपर्जॉय तूफान का असर दिखेगा। राजस्थान के बाद ये तूफान बेहद कमजोर हो जाएगा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बाद इसका असर खत्म हो जाएगा। अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान विपर्जॉय ने अपना रास्ता बदल लिया है और वो अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं और कई जगहों पर बारिश भी हुई। राजस्थान के सीमावर्ती जिले सिरोही में तेज हवाएं चली और बारिश हुई। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। बाड़मेर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए 5000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और जालौर में प्रशासन ने तेज आंधी, तूफान और बारिश के दौरान लोगों से घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। राजस्थान के कई इलाकों में 17 जून को बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। केदारनाथ त्रासदी के आज 10 साल पूरे हो गए। केदारनाथ त्रासदी के 10 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री धामी ने त्रासदी में हताहत हुए लोगों की शांति के लिए भी हवन कर प्रार्थना की। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही देखने को मिली। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही रुक गई। स्थानीय अधिकारी हालात का जायजा लेकर मलबा हटाने के काम में जुट गए हैं। तिरुपति में गोविंदराजा मंदिर के पास दुकान में भीषण आग लगी। आग की लपटों को काफी दूर तक देखा गया, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि इस आग के कारण फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में खनन माफियाओं ने एक पुलिस कांस्टेबल की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स का हब माने जाने वाले मुखर्जी नगर में हुए अग्निकांड के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। छात्र लगातार प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस इमारत में आग लगी थी वहां फिर से जांच की जाए और बताया जाए कि वहां कितने छात्र थे।
क्या पता कितने लोग हैं। और जब भी सेमिनार जैसा होता है 600-700 बच्चे रहते हैं, वो 600-700 बच्चे गए कहाँ? हनुमान जी बन के उड़ तो नहीं गए। छात्रों के प्रदर्शन के बीच मुखर्जी नगर में गुरुवार को हुई भयावह घटना का दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विस, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी एजेंसियों को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फायर सर्विस डिपार्टमेंट के इस तरह के कोचिंग संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने को भी कहा है। 5000 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों का हब है मुखर्जी नगर, जहां फायर सेफ्टी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जी न्यूज की टीम कोचिंग संस्थानों का हाल जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। रिपोर्ट देखिए। और वहां के हालात देखकर साफ था कि छात्र हर रोज जान हथेली पर रखकर इन संस्थानों में भविष्य के सपने बुनने आते हैं। अलार्मिंग सिचुएशन होता है, कोई फायर अलार्म सिस्टम है आपके यहाँ? दिखाएंगे सर यहाँ पे तो अभी तो नहीं है, लेकिन एग्जिट सिस्टम है। एग्जिट गेट इधर से, मेन एंट्री इधर से, आप देख सकते हैं। अच्छा। जी मीडिया की जांच में कई संस्थान ऐसे मिले जिनके पास ना तो फायर डिपार्टमेंट का एनओसी था और न ही आपातकालीन परिस्थितियों को लेकर कोई तैयारी थी। कल भी जो हादसा हुआ वो बिजली के मीटर में आग लगने से हुआ। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर 2-3 कोचिंग सेंटर इस बिल्डिंग में चलते हैं और यहाँ पर जो बिजली के कनेक्शंस हैं, जो मीटर हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर ओपन और खुले हुए हैं। मुखर्जी नगर के ये हालात देखकर ये साफ है कि ज्यादातर कोचिंग संचालक अपनी जेबें भरने के लिए हजारों लाखों छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से एक विंबलडन के इनामी रकम में भारी बढ़ोतरी की गई है। विंबलडन के आयोजकों ने जानकारी दी है कि इस साल होने वाले टूर्नामेंट के लिए इनामी राशि में 11% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल विंबलडन में कुल 465 करोड़ रुपए की रकम खिलाड़ियों के बीच बांटी जाएगी। विंबलडन में पुरुष और महिला सिंगल्स जीतने वाले खिलाड़ी को $30 लाख यानी करीब 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं सिंगल्स फाइनल में हारने वाले खिलाड़ी यानी रनर अप को 12.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। विंबलडन के आयोजकों के मुताबिक टूर्नामेंट के पहले राउंड में हारने वाले खिलाड़ी को भी करीब 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। विंबलडन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इनाम अमेरिकी ओपन देता है, जिसमें सिंगल्स विजेता को 21 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसी तरह फ्रेंच ओपन में सिंगल्स विजेता को 20 करोड़ 50 लाख रुपए और ऑस्ट्रेलिया ओपन में सबसे कम 16 करोड़ रुपए मिलते हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की की फौज रूसी कब्जे वाले इलाकों पर जोरदार आक्रमण कर रही है। तस्वीरें डोनेट्स्क रीजन की हैं, जहां रूसी टैंक तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन तभी यूक्रेन ने हमला बोल दिया। लैंडमाइन और आर्टिलरी अटैक में रूस का एक टैंक तबाह हो गया, जबकि बाकी के टैंकों को वापस भागना पड़ा। वहीं बाखमुत में भी रूसी सेना डरी सहमी नजर आई। ड्रोन हमलों से खौफजदा एक रूसी सैनिक सरेंडर करता दिखा। उसने हाथ हिलाकर सरेंडर करने का इशारा किया, जिसके बाद ड्रोन पायलट ने उससे संपर्क किया और उसकी जान बख्श दी। लेकिन इस सब के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम को तैयार नहीं है। पुतिन की सेना अभी भी यूक्रेनी फौज और शहरों पर टारगेटेड अटैक करने के साथ बड़े हमलों की प्लानिंग कर रही है। काला सागर में तो रूस की सेना ने यूक्रेन की एक बोट को उड़ा दिया, जबकि पुतिन ने कसम खाई कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करके रहेंगे। क्रेमलिन में मिलिट्री ब्लॉगर्स और वॉर रिपोर्टर्स से भी पुतिन ने कहा कि वो नए हमलों के बारे में सोच रहे हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया की माने तो पुतिन ने कीव को बर्बाद करने का मन बना लिया है, जिसके लिए रूस सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने बेलारूस को परमाणु मिसाइलों और बमों की डिलीवरी देनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ परमाणु हथियार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में 3 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। वैसे ये इतिहास में पहला मौका है जब रूस ने इस तरह से अपने परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है, जिससे ये आशंका प्रबल हो गई है कि वो यूक्रेन पर फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक देश एक विधान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने ये बयान आज पतंजलि के प्रीमियम प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के दौरान दिया। देश में तो सबको एक समान ही रहना चाहिए। इंडिविजुअल रूप में आप ओम का जप करते हैं, कि आप अल्लाह का ध्यान करते हैं, कि आप गायत्री मंत्र जपते हैं, कि आप और किसी तंत्र मंत्र यंत्र की साधना करते हैं, वो आपका वैयक्तिक विषय है। राष्ट्र में सबके लिए एक कानून, एक विधान, एक संविधान और हम सब एक समान हैं। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। हमने तो यही गीत गाए। शेयर बाजार की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 466 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी 137 अंकों की बढ़त के साथ लाइफ टाइम हाई 18,826 पर बंद हुआ।
स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स अब प्रीमियम कैटेगरी में भी उतर गई है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने वे प्रोटीन समेत 14 नए प्रीमियम सप्लीमेंट्स लॉन्च किए हैं। राजस्थान के कोटा में बिहार के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। जानकारी के मुताबिक नीट एग्जाम में फेल होने के बाद से छात्र परेशान था। हालांकि घटना स्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी समीकरण अब बदलने लगे हैं। एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और गुरुवार को वाराणसी में हुए इस मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के सबसे बड़े दुश्मन मायावती और अखिलेश है, दूसरा कोई नहीं है। ये अलग अलग लड़ करके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज का हिस्सा लुटवा रहे हैं दोनों। राजभर ने बीजेपी से गठबंधन के अटकलों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार बताया। आप लोग चाहते क्या है? आप बताओ संवादहीनता, लठतंत्र। लोकतंत्र में संवाद तो रहना ही चाहिए। कोई साथ रहे न रहे, मिलना जुलना, उठना बैठना, लोक हित की बातें, राजनीतिक बातें, परिचर्चा, चर्चा, ये तो लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया है जो चलती ही रहनी चाहिए। ओपी राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। उसके बाद से ही ओम प्रकाश राजभर गाहे बगाहे अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं। और अब बात एक ऐसे हैंडबैग की करेंगे जो सिर्फ नाम का ही हैंडबैग है, क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसको आंखों से देख पाना तक मुश्किल है। और इस मिनिएचर हैंडबैग को बनाया है दुनिया के दिग्गज लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन ने। कुछ ही दिनों बाद इस नन्हे से हैंडबैग की नीलामी अमेरिका में होने वाली है। फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का ये हैंडबैग साइज में नमक के एक दाने जितना बड़ा है। ये इतना छोटा है कि सुई के छेद से होकर आसानी से निकल जाता है। लुई विटॉन के मुताबिक इस बैग की ऊंचाई 657 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 222 माइक्रोमीटर और लंबाई 700 माइक्रोमीटर है। इस हैंडबैग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया पर इस मिनिएचर बैग की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक दारुल उलूम देवबंद के एक नोटिस पर सियासत गरमा गई है। दारुल उलूम ने बाहर जाकर अंग्रेजी और कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे अपने कुछ छात्रों को नोटिस जारी किया था और उनको चेतावनी दी कि दारुल उलूम के कैंपस में रहते हुए बाहर शिक्षा लेने के कारण दारुल उलूम देवबंद में उनका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। इस नोटिस के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दारुल उलूम के नोटिस का समर्थन किया। निसाब तालीम है, जो किताबें हैं वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दारुल उलूम के इस नोटिस का विरोध किया है। मेरा मानना यह है कि दुनिया में जितनी भी जुबानें बोली जाती हैं, इस तमाम चीजों का भी इल्म होना चाहिए। मामला तूल पकड़ते देख दारुल उलूम ने सफाई दी है कि उनके हॉस्टल में रहकर बाहरी संस्थानों में पढ़ाई करना गलत है, इसलिए छात्रों को नोटिस दिया गया है। अमेरिका के टेक्सास में हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। बताया गया कि वहां गुरुवार को टॉर्नेडो आया जिसने टेक्सास के पैरिटन इलाके में भयंकर तबाही मचाई, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कई ऐसे थे जो तूफान की चपेट में आकर घायल हो गए। टेक्सास के पैरिटन की तस्वीरें टॉर्नेडो के जाने के बाद की तबाही का सबूत दे रही थी। मकानों के परखच्चे उड़ गए थे और मलबा जमीन पर बिखरा पड़ा था। इस तूफान की जद में जो कुछ आया वो तबाह हो गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी चलने लायक नहीं बची। बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर गए। टॉर्नेडो का ये कहर सिर्फ टेक्सास तक नहीं बल्कि जॉर्जिया में भी दिखाई दिया। टेक्सास से पहले तूफान ने जॉर्जिया में जबरदस्त कोहराम मचाया। हवा इतनी तेज थी कि मकानों की छतें तिनके की तरह उड़ गईं और बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए। अमेरिका के कई राज्यों में नेशनल वेदर सर्विस ने तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की है। Zee News.